हम अंडाशय चक्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। अंडाशय स्त्री प्रजनन तंत्र की दो संरचनाएं होती हैं जो अंडाणु उत्पन्न करती हैं। हर महीने अंडाणु परिपक्व होने की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसे अंडाशय चक्र कहा जाता है। और ये चक्र एक द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है, जिसे एक शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जा सकता है, जिससे गर्भावस्था हो सकती है। अंडाशय चक्र वही है जो आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि आर्तव चक्र। मूल रूप से वो प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocytes जो अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के लिए नियत होते हैं, वो अंडाशय में विकसित होते हैं। अंडोत्सर्ग से ठीक पहले अर्धसूत्रण एक पूरा करते हैं और फिर अंडाशय से द्वितीयक अंडक के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिन्हें झालर यानी कि फिम्बरी द्वारा उठाकर अंडवाहिनी यानी कि यूट्रीन ट्यूब में ले जाया जाता है ताकि निषेचन की आशा की जा सके। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। अंडाशयों के भीतर अंडाणु पुटक में विकसित होते हैं। ये आद्य पुटक यानी कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल के रूप में शुरू होते हैं। और एक पुटक क्या होता है? ये एक प्राथमिक अंडक होता है जिसे कणिकामय कोशिकाओं यानी कि ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक परत घेरे रहती है। जैसे जैसे पुटक परिपक्व होता है, कणिकामय कोशिकाएं विकसित होकर अधिक संख्या में हो जाती हैं। अब कणिकामय कोशिकाएं कुछ हार्मोन भी स्रावित करती हैं, ईस्ट्रोजेन, थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन और कुछ इनहिबिन। और इनके कार्यों पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अंडाशय चक्र 28 दिनों तक चलता है। ये 0वां दिन है। आद्य पुटक से शुरू होकर यहाँ ये 13वां दिन है। यहाँ जहाँ द्वितीय कंडक बाहर निकाला जाता है यानी अंडोत्सर्ग होता है, ये 4वां दिन होता है। और फिर शेष समय आद्य पुटक अवस्था में वापस जाने में 15 से 28वां दिन तक लगता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रक्रिया कितने समय तक चलती है। जब हमने कहा था कि कणिका में कोशिकाएं हार्मोन बनाती हैं, तो जैसे जैसे पुटक पहले 13 दिनों में विकसित होता है, आप यहाँ और यहाँ के बीच का परिवर्तन देख सकते हैं। ये कणिकामय कोशिकाएं हैं, इसलिए कणिकामय कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और चूंकि वो हार्मोन बनाती है, तो आपको क्या लगता है, रक्त में हार्मोन का स्तर क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। अब हम वापस आते हैं। ये आद्य पुटक यानी कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है। विकास की अगली अवस्था होती है प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राथमिक पुटक में कणिकामय कोशिकाओं और अंडक के बीच एक परत बनने लगती है। इसे अंडावरण यानी कि जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। अब भले ही अंडावरण कणिकामय कोशिकाओं को अंडाणु से अलग कर देती है, फिर भी कणिकामय कोशिकाएं अंतराली संधियां यानी कि गैप जंक्शंस के माध्यम से अंडाणु को पोषण दे सकती हैं। अंतराली संधियां एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जाने वाले छोटे मार्ग होते हैं, जिनसे पोषक तत्व या अन्य संकेतों का आदान प्रदान होता है। और वास्तव में इन्हीं अंतराली संधियों के जरिए कणिकामय कोशिकाएं ऐसे रासायनिक संकेत भेजती हैं जो प्राथमिक अंडक को अर्धसूत्रण एक की अवस्था पर ही रोके रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्राथमिक अंडक अर्धसूत्री अवरोध यानी कि मेयोटिक अरेस्ट की अवस्था में होते हैं। तो जब हम आद्य से प्राथमिक फिर अगले पुटक में जाते हैं, जिसे प्री एंट्रल पुटक यानी कि प्री एंट्रल फॉलिकल कहा जाता है, कणिका में कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। आप देख सकते हैं कि प्राथमिक पुटक से लेकर प्री एंट्रल पुटक तक कणिका में कोशिकाओं की संख्या में कितना अंतर है। जब कणिका में कोशिकाएं विभाजित हो रही होती हैं, तो पुटक की बाहरी दीवार पर एक और संरचना बनती है जिसे प्रावरक स्तर यानी कि थीका कहा जाता है। प्रावरक स्तर कोशिकाओं पर पीत पिंडकर हार्मोन यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के लिए ग्राही होते हैं, जो मस्तिष्क के अग्र पीयूष ग्रंथि से आता है। जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या पीत पिंडकर हार्मोन प्रावरक स्तर कोशिकाओं से जुड़ता है, तो वो एक हार्मोन बनाती हैं जिसे एंड्रोस्टेनडायोन कहा जाता है। फिर प्रावरक स्तर कोशिकाएं ये एंड्रोस्टेनडायोन कणिका में कोशिकाओं को देती हैं, जो उसे ईस्ट्रोजन में परिवर्तित करके रक्त में छोड़ती हैं। यहाँ पर रक्त में ईस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है।
यहाँ इन नीली और लाल रेखाओं से आप देख सकते हैं, ये रक्त वाहिकाएं हैं, धमनियां और शिराएं, जो अंडाशय के बीच से होकर जाती हैं। अगर वो थोड़ी अजीब लगे तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अनुप्रस्थ काट में है। अब आप सोच रहे होंगे कि एंट्रल किसे कहते हैं, जैसे आपने प्री एंट्रल पुटक और अर्ली एंट्रल पुटक में देखा। ये दरअसल गैवर यानी कि एंट्रम को दर्शाता है, जो अगले चरण में बनता है। ये जो खाली स्थान है उसे गैवर कहते हैं, और ये तरल पदार्थ होता है जो कणिकामय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। यही तरल पदार्थ पुटक की दीवारों को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे वो फैलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे अंडाशय चक्र के दौरान एक से अधिक पुटक विकसित हो रहे होते हैं, केवल एक नहीं। लेकिन उनमें से केवल सबसे बड़ा, जिसे प्रमुख पुटक कहते हैं, अंततः जिनका अंडोत्सर्ग होता है। बाकी सभी पुटक क्रमादेशित कोशिका मृत्यु से क्षय हो जाते हैं। इसे एट्रीजिया कहते हैं। तो एक महिला हर मासिक चक्र में लगभग 15 से 25 अंडाणुओं को एट्रीजिया के कारण खो देती है, जबकि केवल एक ही अंडोत्सर्ग के लिए निकलता है। यही कारण है कि जब जन्म होता है तब स्त्री के पास 20 से 40 लाख अंडाणु होते हैं, लेकिन लगभग 35 वर्षों की अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। अब वापस आते हैं प्रमुख पुटक के विकास पर। ये मुख्यतः गैवर के फैलाव के कारण बड़ा होता है। कणिका में कोशिकाएं एक टीलिका बनाना शुरू करती हैं, जो एंट्रम के बीच में उभरती है। इसे क्यूमुलस ओओफोरस कहा जाता है। ये क्यूमुलस ओओफोरस और अंडाणु साथ साथ पुटक की दीवार से अलग होकर गैवर के बीच में तैरने लगते हैं। पुटक का आकार बढ़ने लगता है क्योंकि कणिका में कोशिकाएं अधिक मात्रा में तरल पदार्थ उत्पन्न कर रही होती हैं। जब ये प्रमुख पुटक परिपक्व हो जाता है तो इसे परिपक्व पुटक कहते हैं, यानी कि मैच्योर फॉलिकल। ये अंडाशय की दीवार को बाहर की ओर धकेलता है। पुटक और अंडाशय की दीवार के बीच की सामान्य दीवार एंजाइम की सहायता से टूट जाती है और अंडाणु अंडाशय की सतह पर बाहर निकल जाता है। ये घटना 14वें दिन होती है। कुछ महिलाओं को इस समय मामूली श्रोणि दर्द महसूस होता है और कभी-कभी एक से अधिक पुटक परिपक्व होकर बाहर निकलते हैं, जिससे जुड़वा, तिड़वे या चौगिने शिशु भी हो सकते हैं, जब सभी अलग-अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचित हो जाते हैं। अब जब अंडाणु बाहर आ गया है, तो वो पुटक जिसमें वो था, वो थोड़ा सिकुड़ जाता है और एक संरचना में बदल जाता है, जिसे पीतपिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। इस रूपांतरण में कणिकामय कोशिकाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं और अधिक मात्रा में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इन्हिबिन उत्पन्न करने लगती हैं। संक्षेप में, इन्हिबिन पुट्टकोद्दीपक हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्तर को कम करता है, जो अग्रपीयूष ग्रंथि से आता है। क्योंकि पुट्टकोद्दीपक हार्मोन ही पुटक परिपक्वता की इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ाता है। अब अगर आपने पहले नहीं सुना हो, तो पुट्टकोद्दीपक हार्मोन इन्हीं पुटक को दर्शाता है, कम से कम स्त्रियों में। अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता तो पीतपिंड लगभग 10 दिनों में अपने अधिकतम आकार तक पहुंचता है, लगभग 25वें दिन, और फिर क्रमादेशित कोशिका मृत्यु यानी कि अपोप्टोसिस से नष्ट हो जाता है। परंतु यदि अंडाणु निषेचित हो जाता है, यानी वो अंडवाहिनी में जाकर शुक्राणु से मिल जाता है, तो पीतपिंड जीवित रहता है और हार्मोन स्राव करता रहता है, ताकि गर्भाशय के आंतरिक परत यानी कि एंडोमेट्रियम को गर्भ स्थापन के लिए तैयार कर सके। अंत में अंडोत्सर्ग हमेशा के लिए नहीं होता। लगभग 50 से 51 वर्ष की आयु में स्त्रियां रजोनी वृत्ति यानी कि मेनोपॉज में प्रवेश करती हैं। शुरू में मासिक धर्म अनियमित हो जाते हैं और अंततः पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। रजोनी वृत्ति का मुख्य कारण अंडाशयों के हार्मोन संबंधित संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता का समाप्त हो जाना होता है। इन संकेतों को गोनाडोट्रोफिन कहते हैं, जिन्हें हम पीतपिंडकर और पुट्टकोद्दीपक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश या सभी पुटक और अंडाणु पहले ही एट्रीजिया से गुजर चुके होते हैं, यानी वो क्षय हो चुके होते हैं।